प्रधानमंत्री की शक्तियां और विविध रूपों में उसकी भूमिका। भारतीय राज व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो ब्रिटेन की राज व्यवस्था में वहां के प्रधानमंत्री की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की संसदीय या मंत्रिमंडल व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि मंत्रिमंडल और संसद पर प्रधानमंत्री की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई। बेजोट की प्रसिद्ध रचना द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के नवीन संस्करण की प्रस्तावना में RSH क्रॉसमैन लिखते हैं कि युद्धोत्तर काल में कैबिनेट शासन को प्रधानमंत्री शासन में बदलते हुए देखा है। मिलीजुली सरकार की अपास्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर मिस्टर क्रॉसमैन की ये बात भारतीय प्रधानमंत्री पर भी लागू होती है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनकी भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का प्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। इस संबंध में अनुच्छेद 75 में यही कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति केवल एक औपचारिकता है। इस संबंध में विभागों के उल्लेख सहित जो नाम प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के सामने रखे जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें स्वीकार कर उन्हें उनके नाम के आगे अंकित विभागों का मंत्री घोषित कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक और अन्य बातों को ध्यान में रखना होता है तथा कुछ उदाहरणों में प्रधानमंत्री किन्हीं विशेष व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेने तथा उन्हें उनकी इच्छानुसार विभाग देने के लिए बाध्य होता है। उदाहरण के लिए सरदार पटेल गृह विभाग लेना चाहते थे और पंडित नेहरू को बाध्य होकर उन्हें गृह विभाग देना पड़ा। इसी प्रकार 1967 में श्रीमती गांधी की इच्छा के विरुद्ध मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के रूप में वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त करना पड़ा। 1998 तथा पुनः 1999 में आडवाणी ने गृह मंत्री पद स्वयं अपनी राजनीतिक स्थिति के बल पर प्राप्त किया, लेकिन वह ये तो अपवादस्वरूप उदाहरण है और सामान्यतः अपने सहयोगियों का चयन प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर ही करता है। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकता है जिन्हें दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न हो और देश में जिनका नाम बहुत थोड़े व्यक्ति ही जानते हो। एक बार मंत्रिपरिषद का निर्माण हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य के विभागों को परिवर्तित करने के संबंध में लगभग पूर्ण स्वतंत्र होता है। 1966 में श्री नंदा ने गृह विभाग और 1967 में देसाई ने वित्त विभाग तथा उप प्रधानमंत्री पद प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किया था, लेकिन उचित अवसर आने पर क्रमशः नवंबर 1966 और जुलाई 1969 में श्रीमती गांधी ने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया। जब कभी किसी मंत्री के प्रधानमंत्री से मतभेद हो जाते हैं तो संबंधित मंत्री को ही त्यागपत्र देना होता है। इस संबंध में नियोगी, चेट्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथाई, देशमुख, छागला, महावीर त्यागी, अशोक मेहता, नंदा, टीटी, कृष्णमाचारी और देसाई, 1978 में चरण सिंह तथा राजनारायण, 1987 में वीपी सिंह के त्यागपत्रों और 1990 में उप प्रधानमंत्री देवीलाल की बर्खास्तगी के उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण और मंत्रिपरिषद में परिवर्तन बहुत अधिक सीमा तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने ठीक ही कहा था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वर्तखंड की मुख्य शिला है और जब तक हम इस पदाधिकारी को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करें तो वह स्वेच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति कर सके, जब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिपरिषद के निर्माण और अंत वरन उसके संचालन में केंद्रीय स्थिति रखता है। यद्यपि मंत्रिमंडल में विभिन्न बातों का निर्णय मतदान के आधार पर होता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री का परामर्श ही निर्णायक होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई का संचालन करता है। मंत्रिमंडल की कार्यविधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो एक औसत दर्जे के प्रधानमंत्री को भी अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक महत्व प्रदान कर देता है। प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखने में
मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय से बहुत अधिक सहायता मिलती है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करते हैं और जिनका अभी हाल ही के वर्षों में बहुत अधिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगियों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की उक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में लॉर्ड मॉर्ले की शब्दावली समकक्षों में प्रथम तो बहुत बीते समय की बात हो चुकी है। अब तो सर विलियम हार्डकोर्ट ने इसे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा तथा डॉक्टर जेनिक्स ने ऐसे सूर्य बताते हैं जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री पद पर हार्डकोर्ट और जेनिक्स का ये कथन पूर्ण रूप से लागू होते हैं। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में अपनी मंत्री परिषद पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था तथा श्रीमती गांधी द्वारा अपने प्रधानमंत्री काल में मंत्री परिषद में बहुत अधिक प्रभावपूर्ण स्थिति का उपभोग किया गया। पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व और नेतृत्व से प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कार्यशैली को दृष्टि रखते हुए 1984 तक आते आते ये सोचा गया कि अब कैबिनेट की कुछ नहीं चलती, प्रत्येक निर्णय प्रधानमंत्री का है। लेकिन 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा चुनाव के बाद से परिस्थितियां पूर्णतः बदल गई। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के चुनावों में कोई एक राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में कभी तो मिलीजुली सरकार का गठन हुआ और कभी एक दल की अल्पमत सरकार का गठन हुआ। इस काल में नरसिंह राव को अपने मंत्रिमंडल पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त था, लेकिन 1989 से मई 2014 तक के काल में अन्य प्रधानमंत्रियों के संबंध में ये कह पाना संभव नहीं कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मंत्रिमंडल पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त है। उनके दल भारतीय जनता पार्टी को 16 लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री और संसद विशेषतः लोकसभा को पढ़ेंगे। धन्यवाद।